हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। आपकी बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक पर एक सवाल जरूर आता है, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार की अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का टॉपिक दिया हुआ है। तो पहले तो आप ये देखिए, पहले प्रकार की मैंने अपरिमेय संख्याएं लिखी है √2, √3 और √5। इस प्रकार की कोई संख्या आ जाती है। इसके अलावा इन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रम जो दूसरे टाइप की संख्याएं हैं, 1/√2, 1/√3, 1/√5 आदि। ठीक है। इसके अलावा तीसरे प्रकार की संख्याएं जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में गुणा की संक्रिया के द्वारा बनी हुई है। पहली संख्या यहाँ देखो, ये एक परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा जब करेंगे तो इस प्रकार की जो संख्याएं बनेंगी वो है जैसे 2√3, 3√2, 2√5 आदि। ठीक है, ये तीसरे प्रकार की संख्याएं हो गई। इसके अलावा चौथे प्रकार की संख्याएं हैं 2 + √3, 3 - √2, 5 + 3 √2। इसमें देखो, या तो जोड़ हुआ है या घटाव हुआ है, या फिर जोड़ के साथ या घटाव के साथ गुणा भी हुआ है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का। तो ये कुल 4 प्रकार की संख्याएं आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है, और आपको इन चारों ही प्रकार की संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना आना चाहिए। तो आज का यह वीडियो इन्हीं पर आधारित है। इन संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे करना है, इसी को लेकर यह वीडियो तैयार किया गया है। तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा ये मानना है कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो इसके बाद आपको इन पर आधारित किसी भी प्रश्न के लिए तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार में समझ जाओगे। तो ध्यानपूर्वक देखना इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये पहले प्रकार की जो संख्याएं हैं, इनको अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे किया जाता है ये सीख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इस √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाले जो सवाल आएंगे, उनकी शुरुआत जो है, सारे के सारे सवालों की शुरुआत एक जैसी ही होती है। तो आप इसकी शुरुआत देखना कैसे होएगी। पहले की जो शुरू की 3-4 लाइनें हैं वो सब में एक जैसी ही लिखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे, सर्वप्रथम हम मान लेते हैं, सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि √2, हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम इसके विपरीत इसको मानेंगे क्या, एक परिमेय संख्या मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं, अतः इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम अपरिमेय P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम मान लेंगे, माना √2 बराबर A/B, बटे की फॉर्म में इसको लिख लिया। लेकिन यहाँ A और B जो हमने दो पूर्णांक संख्याएं ली है, यहाँ इनके बीच में क्या संबंध होता है, इनकी शर्त ये होती है कि B का मान कभी भी 0 नहीं होगा। एक तो B कभी भी 0 नहीं होगा। इसके अलावा A व B क्या है? सह अभाज्य है। A व B सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा। A और B में कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हम।
तो ये कथन हमें हर एक सवाल के लिए लिखना होगा, चाहे तो वो √2 है, चाहे √3 है, चाहे √5 है, या 1/√, वाले सवाल है। यानी कि पीछे जो मैंने चारों ही प्रकार की ये संख्याएं बताई है, इन चारों ही प्रकार की संख्याओं के लिए हमें ये वाली लाइन जरूर लिखनी है जो अभी यहाँ लिखी है मैंने। इसके बाद आगे क्या लिखना है यहाँ पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या आएगा, √2 का भी हमने वर्ग कर देना है और a/b जो है इसका भी वर्ग कर देना है, होल स्क्वायर हो गया इसका। √2 का बन जाएगा 2, अंडर हट जाएगा, और a/b का हो जाएगा a²/b²। ठीक है, अब 2 के बटा में हम 1 लिखकर इसका कर देंगे तिरछा गुणा। 2 का गुणा होगा b² से, तो ये आ जाएगा 2b², और बराबर में 1 का गुणा होगा a² से, तो ये आ जाएगा a²। ठीक है, तो यहां से b² की वैल्यू कितनी आएगी, b² बराबर आ जाएगा a²/2। यहाँ हमें क्या करना होता है, ये जो गुणा में जो भी नंबर आता है, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, जो भी नंबर होगा उसको दूसरी तरफ बटा में ही रखना है, गुणा में नहीं रखना है, इसको हर बार ऐसे ही करना है। तो ये हमारी पहली समीकरण आ गई। यहाँ से हमें एक चीज स्पष्ट हो रही है कि b क्या है, एक पूर्णांक है, और b का स्क्वायर है, ये भी एक पूर्णांक होगा। यानी कि इधर पूरा पूरा भाग जा रहा है, a² में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो एक प्रमेय होती है बच्चों की, अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी क्या आ जाएगा, उस संख्या का भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पष्ट है, स्पष्ट है कि a² में 2 का भाग दिया जा सकता है, या यूं लिख सकते हैं कि a² 2 से विभाज्य है, ऐसे भी लिख सकते हैं, a² में 2 का भाग दिया जा सकता है। जब a² में 2 का भाग दिया जा सकता है तो लिखेंगे a में भी 2 का भाग दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। हमने a² में भी 2 का भाग दिया जा सकता है, तो a में भी 2 का भाग दिया जा सकता है। यानी कि क्या हुआ, a² में अगर हम 2 का भाग देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हम मान सकते हैं कि जो a है वो एक 2 का गुणज होगा। a क्या होगा, 2 का गुणज होगा। तो 2 हम इसको c मान लेते हैं, माना a बराबर 2c, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में हम a का मान रखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक समीकरण कौन सी थी, पिछले पेज पे हमने की है, b² बराबर क्या था, a²/2 था। a² का मतलब 2c का स्क्वायर, यानी कि 2c का 2 बार गुणा कर दो और बटा में 2 लिख दो। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, b² बराबर, एक तो 2 बच गया और एक बच गया ये वाला c, और एक ये c की पावर भी आ जाएगी 2। अब फिर से इस 2 को गुणा में नहीं रखना, इसको बटा में लेकर जाना है, तो ये आ जाएगा b²/2 बराबर c²। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब यहाँ फिर से हमें पता ये चल रहा है कि अब b² के बटा में 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, b² में हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात b² में 2 का भाग दिया जा सकता है, 2 का भाग दिया जा सकता है। जब b² में 2 का भाग दिया जा सकता है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि b में भी 2 का भाग दिया जा सकता है। ठीक है, किसी संख्या के वर्ग में हम अगर एक अन्य संख्या का भाग दे सकते हैं तो उस संख्या में भी
उस अन्य संख्या का भाग दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर 36 में हम 3 का भाग दे सकते हैं, तो 36 का अगर वर्गमूल देखें 6 होता है, तो 6 में भी 3 का भाग जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब बी स्क्वायर में 2 का भाग दिया जा सकता है, बी में भी 2 का भाग दिया जा सकता है, यानी बी का एक गुणज होगा 2। तो यहां पर लिखेंगे माना b बराबर 2, 2 का गुणज होगा ये, तो 2 का गुणज होगा तो यानी कि 2d मान लेंगे हम यहाँ, 2d समीकरण नंबर 4। ये हमारी चौथी समीकरण हो गई। तब हमने शुरू में क्या मानना था? शुरू में हमने अंडर रूट 2 को किसके बराबर माना था? a बटा b के बराबर माना। लेकिन a का मान हमने क्या निकाला? a का मान हमने 2c निकाला, क्योंकि 2 का गुणज है वो, और b का मान अभी अभी हमने निकाला है 2d। अब यहां से देखो, शुरू में तो हमने ये कहा था कि a और b दोनों क्या है? सह अभाज्य है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन जब हमने ये इतनी पूरी कैलकुलेशन की, यहाँ पर इसको लिखा, तो यहाँ हमें ये पता चला कि a को तो हम 2c के रूप में लिख सकते हैं और b को हम 2d के रूप में लिख सकते हैं। तो दोनों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया a और b में। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये a और b सहभाज्य नहीं है, और ये सहभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने शुरू में अंडर रूट 2 को परिमेय माना था, वो गलत हो गया। और जब ये परिमेय मानना ही गलत है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगी। ये 2-3 लाइनें अब यहाँ पर लिखनी होती है, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात ए व बी में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका तात्पर्य क्या होगा? a व b सह अभाज्य नहीं है। a और b क्या नहीं है? सह अभाज्य नहीं है। लिखने का काम इसमें थोड़ा ज़्यादा है बच्चों, लेकिन अगर आप डिटेल में इसको देखोगे तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा लिखने का ही काम है। a और b दोनों क्या है? सहअभाज्य नहीं है। जब a और b सहअभाज्य नहीं है, तो हम लिखेंगे अर्थात अंडर रूट 2 को परिमेय मानना, अंडर रूट 2 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। और अगर ये परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ है, इसका मतलब अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 2 को क्या प्रूव कर चुके हैं हम कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये तरीका था किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी तरह से। अब देखो, सवाल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पर रकम ही चेंज हुई है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 को भी अगर हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करना चाहते हैं, तो हम पहले लिखेंगे इसका हल। इसके हल में शुरुआत वहीं से करेंगे। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं, सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको मान लेंगे, माना अंडर रूट 3 बराबर A बटा B, और यहाँ पर लिखोगे B नॉट इक्वल टू 0 और A व B सह अभाज्य है।
ये लाइन कॉमन लाइन है जो हर बार लिखनी होती है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करते समय। इसके बाद अगला स्टेप क्या था, पिछले सवाल में हमने किया है, आगे हमें वर्ग करना पड़ता है, तो लिखेंगे वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे, √3 का भी वर्ग कर दिया और a/b जो है इसका भी वर्ग कर दो। √3 का जब हम वर्ग खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा a² / b²। 3 के बटा में 1 लगाएंगे, तिरछा गुणा करेंगे, 3 का गुणा b² से 3b² और 1 का गुणा a² से a²। अब ये b² की वैल्यू आएगी, 3 को हटाकर लेकर आएंगे बटा में किसके, दूसरी तरफ जो a² था उसके, a² बटा 3 आ गया, समीकरण नंबर 1। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a² के बटा में 3 है, तो हम लिखेंगे स्पष्ट है कि a² में 3 का भाग दिया जा सकता है, इसका तात्पर्य होगा कि a में भी 3 का भाग दिया जा सकता है। a² में अगर भाग जाए किसी संख्या का तो a में भी 3 का भाग जाएगा, यानी a जो है वो 3 का गुणज है, यानी कि हम लिखेंगे माना a बराबर 3c, समीकरण नंबर 2। अब a का मान कहाँ रखना है, a का मान रखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी b² बराबर a² बटा 3। a का मतलब, a² का मतलब 2 बार a है, तो 3c 2 बार आ जाएगा, 3c गुणा 3c और बटा में 3, एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा b² बराबर 3c²। ठीक है, अब ये b² बराबर 3c² है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, 3 को लेकर आना है बटा में, तो b² के बटा में आ गया 3 और यहाँ पर आ गया c², समीकरण नंबर 3। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि b² में 3 का भाग दिया जा सकता है और b में भी 3 का भाग दिया जा सकता है। तो दोनों लाइनें लिख देंगे यहाँ दोबारा से। स्पष्ट है कि b² में 3 का भाग दिया जा सकता है और इसका तात्पर्य क्या होगा कि b में भी 3 का भाग दिया जा सकता है, अर्थात फिर से मान लेंगे, माना b बराबर, इस बार 3 का गुणज है तो 3 इंटू डी लगा देंगे, 3d लगा देंगे, ये समीकरण नंबर 4 हो गई। अब हम शुरुआत में चलते हैं प्रश्न की। तब हमने शुरू में क्या माना था, √3 को किसके बराबर माना था, a बटा b के बराबर माना था, और a की वैल्यू हमने निकाली 3c और b की वैल्यू निकाली 3d, 3c बटा 3d। अब इसके आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ पता चल रहा है हमें कि जो 3 है वो उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे स्पष्ट है कि a व b में 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a व b सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। जब ये दोनों सह अभाज्य नहीं है तो हमारी पूर्व जो मान्यता थी कि √3 एक परिमेय संख्या है वो गलत हो गई। इसका मतलब √3 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। जब इसको परिमेय मानना गलत सिद्ध हो गया तो इसका मतलब ये संख्या परिमेय तो नहीं है,
अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 क्या हो गया, जो संख्या परिमेय नहीं होती वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये यहां पर हमारा क्वेश्चन यहां सिद्ध होता है। तो बच्चों इस तरह से अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को आपने अपरिमेय सिद्ध करना सीख लिया होगा। थोड़ा सा हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। गणित का इसके अंदर इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है, आपको लाइनें लिखनी है, कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सीखा होगा। अब अगले टाइप का जो हमारा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दूसरे प्रकार की संख्या जैसे अंडर रूट जो बटा में आ जाए, जैसे सिद्ध कीजिए कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अंडर रूट 3 जो है वो बटा में है, 1/√3 दिया हुआ है। तो ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही हल करना है, नया इसमें कुछ नहीं है। इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर सर्वप्रथम इसको शुरुआत करते हैं प्रश्न की। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं, जैसे हमने अंडर रूट 3 को प्रूव किया है बिल्कुल वैसे ही करना है इसे। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 1/√3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको मान लेंगे। अब माना 1/√3 बराबर A/B, और यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे B ≠ 0 और A व B सह अभाज्य है। A और B दोनों क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है, फिर इसका अगला स्टेप वर्ग करने पर 1/√3 का वर्ग कर दो। दूसरी तरफ A/B है, इसका भी वर्ग कर दो। ठीक है, अब आगे इसमें देखो, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, और A और B दोनों का वर्ग करेंगे तो A² इधर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा B²। फिर इसका तिरछा गुणा करेंगे, 3 का गुणा A² से होगा और 1 का गुणा B² से होगा। तो पहले ये 3 वाला कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 का गुणा किससे करेंगे, बड़ी संख्या जो है ना 3, इसका गुणा करेंगे पहले। तो 3 का गुणा हो जाएगा A² से और 1 का गुणा हो जाएगा B² से। तो फिर 3 को बटा में लेकर जाना होगा, तो A² बराबर आ जाएगा B²/3। ध्यान रखिए इसमें उल्टा हो गया, क्योंकि ये संख्या बटे वाली थी। तो पहले यहाँ A² की जगह यहाँ B² लिखा मिलता था और यहाँ पर A² लिखा मिलता था। अब इन्होंने आपस में अपनी जगह चेंज कर ली, A² की जगह B² आ गया और B² की जगह A² आ गया। करने का तरीका सवाल को हल वैसा ही है, लेकिन A और B ने अपनी जगह बदल ली। लेकिन हमें सवाल के हिसाब से चलना है। इस बार B² के बटा में 3 है, तो हम आगे लिखेंगे, स्पष्ट है कि, आगे क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि B² में 3 का भाग दिया जा सकता है। B² में 3 का भाग दिया जा सकता है। जब B² में 3 का भाग दिया जा सकता है तो B में भी 3 का भाग दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। यानी B है वो एक 3 का गुणज है। तो लिख लेंगे, माना B बराबर 3C, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में B का मान रखने पर, B का मान रखने पर
समीकरण एक क्या थी, दोबारा से देखिए, ए स्क्वायर बराबर क्या था, बी स्क्वायर बटा 3 था। तो बी की जगह 3c लिखेंगे तो 3c गुणा 3c हो जाएगा, स्क्वायर के कारण 2 बार लिखना पड़ता है, और बटा में 3, 3 से 1 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3, सी यहाँ पर बच गया, सी ये भी बच गया, तो 3c स्क्वायर। अब ये 3 चला जाएगा दूसरी तरफ बटा में ए स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बटा 3 बराबर सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि ए स्क्वायर में 3 का भाग दिया जा सकता है, तो लिखेंगे स्पष्ट है कि ए स्क्वायर में 3 का भाग दिया जा सकता है। और जब ए स्क्वायर में 3 का भाग दे सकते हैं, तो ऊपर जैसे हमने बी स्क्वायर के लिए लिखा था वैसे ही लिखेंगे कि ए में भी 3 का भाग दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। यहाँ से हम पुनः लिख लेंगे, माना जो ए है वह भी 3 का एक गुणज हो जाएगा जब भाग दे सकते हैं, तो 3d, समीकरण नंबर 4। इसके बाद हम शुरुआत में चलेंगे प्रश्न की। क्या था, शुरू में हमारे पास 1/√3 था, जो इसकी वैल्यू हमने a बटा b मानी थी, तो a की जगह 3d लिखा जाएगा, क्योंकि a हमने 3d माना है 3 का गुणज होने के कारण, b भी 3 का गुणज था जिसको हमने 3c माना था, तो ये आ गया 3d बटा 3c। तो 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है यहाँ, तो लिखेंगे अर्थात a व b में 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि a व b सह अभाज्य नहीं है। ये क्या नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। तो सह अभाज्य नहीं है, इसका मतलब हमने शुरू में 1/√3 को परिमेय मानना था, वो गलत हो गया। को 1/√3 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/√3 अगर परिमेय मानना गलत है तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी, तो लिख देंगे 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने 1/√3 को भी अपरिमेय सिद्ध कर दिया। आई होप आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया हो। इसी तरह से आप 1/5, 1/2 आदि सवाल भी कर सकते हो। इसके बाद हम अगले प्रकार की जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको देखते हैं किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। एक एग्जाम्पल लिया है हमने, सिद्ध कीजिए कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी हमें वही मेथड फॉलो करना है जो हमने पिछले सवालों में सिद्ध किया है, सिद्ध करते टाइम फॉलो किया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया, परिमेय संख्या है, अतः इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे, माना 2√5 बराबर a/b, और ब्रैकेट में लिख दो b नॉट इक्वल टू 0
और ए व बी सह अभाज्य है। पिछले सवालों में यहाँ तक हमने बिल्कुल इसी तरह से किया है और आगे भी हम ये सवाल भी उसी तरह से करेंगे। लास्ट वाले जो प्लस माइनस वाले हैं उनको चेंज करेंगे, बाकियों के लिए मेथड सेम रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे हम वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या आएगा, 2√5 का वर्ग कर दो और बराबर में a बटा b है इसका भी पूरे का वर्ग कर दो। 2√5 का वर्ग यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, थोड़ा रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ। 2√5 इसका गुणा करना है हमने 2√5 के साथ, तो क्या होगा, 2 का 2 से गुणा 4 और √5 का √5 से गुणा 5, तो 4 और 5 का बाद में हम गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरह से हम इनका गुणा करके हमने उत्तर प्राप्त किया 20। हर बार ऐसे ही करना है, अंडर रूट वाली संख्या का गुणा करते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अब यहाँ अपने इसकी वैल्यू रखेंगे 20 बराबर a² बटा b²। ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पर 20 आ गया और कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब इसको अपने आगे सॉल्व करेंगे, 20 का गुणा होगा b² से, तो ये आ जाएगा 20 b² और 1 का गुणा होगा a² से, तो a²। 20 को लेकर जाना होगा बटा में, तो b² बराबर आ जाएगा a² बटा 20, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे के स्टेप आपको पता ही होगा कि हमें लिखना होगा a² में 20 का भाग दिया जा सकता है और a में भी 20 का भाग दिया जा सकता है। ऐसी लाइनें वो जैसे पीछे के क्वेश्चन में करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि a² में 20 का भाग दिया जा सकता है, और जब a² में 20 का भाग दिया जा सकता है तो a में भी 20 का भाग दिया जा सकता है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि a जो है वो 20 का एक गुणज है, तो 20c इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2। फिर लिखेंगे a का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास थी b² बराबर a² बटा 20, तो a² यानी कि a का मान 20c है, स्क्वायर होने के कारण इसको 2 बार लिखेंगे, 20c और 20c 2 बार गुणा में और बटा में इसके 20 से एक 20 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा b² बराबर 20 और c 2 बार आया हुआ है तो c²। 20 चला जाएगा इधर दूसरी तरफ बटा में, तो b² बटा 20 बराबर आ जाएगा c² और ये है समीकरण नंबर 3। यहाँ से हम लिखेंगे, इस बार b² के बटा में 20 आ गया तो लिखेंगे स्पष्ट है, यहाँ पर हमें स्पष्ट हो रहा है कि b² में 20 का भाग दिया जा सकता है, तो जब हम b² में 20 का भाग दे सकते हैं तो b में भी 20 का भाग दिया जा सकता है, तो लिखेंगे माना, इस बार b का मान लिखेंगे 20d, समीकरण नंबर 4। और इसके बाद समीकरण नंबर 4 के बाद अब लिखेंगे, तब शुरू में हमारे पास था 2√5 जिसको हमने a बटा b माना था और a की वैल्यू आई 20c और बटा में 20d, ये आई b की वैल्यू, दोनों में 20 उभयनिष्ठ आ गया, अर्थात लिखेंगे, अर्थात a व b में 20 एक
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ए और बी दोनों में एक बी से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, अर्थात इसको हम लिखेंगे ए व बी सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, ये सह अभाज्य नहीं है। इसका तात्पर्य क्या होगा, 2/√5 को परिमेय मानना, शुरू में हमने इसको परिमेय मानना था, वो परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ, परिमेय मानना इसको गलत सिद्ध हुआ। और जब ये परिमेय मानना गलत है, इसका तात्पर्य ये होगा कि 2/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में गुणा आ जाए तो वो संख्याएं भी अपरिमेय होती है। हमने इनको यहाँ सिद्ध भी कर दिया। 2/5, 3/2, 2/3, इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए, आप इसी विधि को उपयोग में लेकर वो कर सकते हो उसको, कि अपरिमेय कैसे सिद्ध करना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। अगली जो संख्या दे रखी है हमें, उसमें क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का या तो जोड़ किया होगा या उनका घटाव किया होगा, उनको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर अपने को थोड़ा चेंज करना है। पहले वाले सवाल में तो हम वर्ग कर देते थे और अंडर रूट को खत्म कर देते थे। अब यहाँ पर जब प्लस माइनस में आ जाए तो वर्ग करने पर भी अंडर रूट खत्म नहीं होएगा, गायब नहीं होगा यहाँ से अंडर रूट का चिन्ह। तो इसको हम उस मेथड से नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी जो शुरू की 3-4 लाइनें होती है वो सेम रहेगी। तो उन लाइनों को लिखेंगे। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर यह परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसको लिख लो, माना 3 + √2 बराबर A/B, और A/B के बाद आगे क्या लिखना होगा, B ≠ 0 और A व B सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है। अब यहां अपने पहले क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे। अगर ये a + b का होल स्क्वायर खोल लेंगे अपने, तो लास्ट में ये रूट खत्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम वर्ग करके भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो उसका एक अलग तरीका है। हम पूर्व में ये संख्या जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आता है। इस 3 को यहाँ से हटाएंगे तो √2 बराबर क्या आ जाएगा, A/B माइनस में 3, और 3 के बटा में हम 1 लिख देंगे साथ में, ताकि इधर कैलकुलेशन कर सकें। अब A/B माइनस 3/1, इसको हम एक ही बटे के नीचे लेकर आएंगे। तो नीचे b और 1 दोनों का आपस में गुणा b, और a का गुणा 1 से, तिरछा गुणा इनका ऐसे होता है, a और 1 का गुणा a, फिर माइनस b का गुणा 3 से, 3b। तो ये आ गया √2 बराबर a - 3b/b। अब अगर इस √2 के साथ में कोई 2 या 5 या कुछ एक ऐसा नंबर लिखा होता, उसको भी हटा के हम बटा में ले आते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। मान लो ये संख्या ऐसे होती कि 3 + 3√2 होता, तो वो 3 यहाँ होता, यहाँ भी होता, लेकिन अगले स्टेप में यहाँ से हटा के हम दूसरी तरफ बटा में ले आते। अब यहाँ है नहीं, तो हमें बटा में कुछ लेकर भी नहीं आना होगा। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखो क्या करेंगे, a एक पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे पूर्णांक। a क्या है, एक
पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्याएं हो गई, जीरो हो गया, माइनस का 1 -2 -3 -4 ये सारी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती है। प्लस वाली, माइनस वाली और जीरो सारी ये पूर्णांक संख्याएं होती है। तो ये पूर्णांक आ गया। माइनस बी अगर पूर्णांक है तो 3 का गुणा कर दें तो वो भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। किसी भी पूर्णांक संख्या के साथ कोई अन्य संख्या का गुणा कर दो पूर्णांक संख्या का, तो वो गुणा भी पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक माइनस पूर्णांक आ गया और बटा में बी एक पूर्णांक संख्या है तो बटा में भी क्या लिखेंगे? पूर्णांक लिखेंगे। ऐसा आपको हर बार ये लिखना पड़ेगा। फिर अंडर रूट 2 पूर्णांक में से अगर पूर्णांक घटाते हैं तो ऊपर क्या बचेगा? पूर्णांक ही बचेगा। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाने पर पूर्णांक ही आएगा, चाहे प्लस का आ जाए चाहे माइनस का आ जाए, पूर्णांक ही आना है। और नीचे पूर्णांक पहले से पड़ा है। और यहां एक चीज अपने को क्लियर हो रही है कि पूर्णांक बटा पूर्णांक, अगर ये चीज देखें अपने की पूर्णांक बटा पूर्णांक, तो ये किसका फार्मूला होता है? एक परिमेय संख्याओं का होता है कि अगर पूर्णांक बटा पूर्णांक आ जाए तो वो परिमेय संख्या होती है। तो हम इसको लिख देंगे अंडर रूट 2 और पूर्णांक बटा पूर्णांक का मतलब एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो कि क्या है? असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या। तो लिख दो जो कि असत्य है, असत्य है क्योंकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमने शुरू में माना था 3 प्लस अंडर रूट 2 को परिमेय माना था, वो गलत सिद्ध हो गया। को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। अगर ये गलत सिद्ध हो गया है इसका मतलब 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या साबित हो गई? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने यहाँ इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। आई होप आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और सवाल ले लेते हैं जो कि इसी तरह का ही सवाल है। सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हल बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लेंगे इसे, माना 3 माइनस 2 रूट 5 बराबर A बटा B, जहां B नॉट इक्वल टू 0 है और A व B सह अभाज्य है। ठीक है। इसके बाद अब पक्षांतरण वाला कार्य करेंगे, क्योंकि रूट 5 को तो यहां से हटा नहीं सकते वर्ग करने पर। तो इसका तात्पर्य अब हम इस 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 5 माइनस में बराबर A बटा B और माइनस में आ जाएगा 3 को हम बटा में 1 लगा के लिखेंगे। तो आगे लिखेंगे 2 अंडर रूट 5 बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, B का 1 से गुणा B, A का 1 से गुणा A माइनस B का 3 से गुणा 3B। ठीक है। अगले स्टेप में इस माइनस को भी हटाना है और 2 को भी हटाना है। तो यहाँ क्या बच जाएगा? अंडर रूट 5 आ जाएगा और इधर 2 तो चला जाएगा इसके बटा में, तो ये बन जाएगा 2B। ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इस माइनस के कारण ये रकम जो है
a माइनस 3b था ना, अब ये a जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और 3b जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। यानी कि इस माइनस के कारण, माइनस जब इधर आएगा तो इस माइनस के कारण यहाँ चिन्ह बदलेंगे। a प्लस का है पहले, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया। तो इसका मतलब अपने को अब इसको यहाँ क्या करना होगा, ये प्लस वाली संख्या बन गई तो इसको पहले लिख लो 3b, और a हो गया माइनस का तो इसको माइनस को बाद में लिख लो। उल्टा पुल्टा कर दिया इनको, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5 बराबर, ये कौन सी संख्या है, b पूर्णांक संख्या है और 3 का गुणा कर देंगे तो भी वो पूर्णांक ही रहेगी। तो पूर्णांक माइनस ये a, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक माइनस पूर्णांक, बटा में इसके क्या है, बटा में भी b एक पूर्णांक संख्या है तो 2b है वो भी पूर्णांक ही रहेगी। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक और बटा में भी इसके पूर्णांक, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, आगे हम चलेंगे, अंडर रूट 5 पूर्णांक माइनस पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, और पूर्णांक के बटा में पूर्णांक माइनस पूर्णांक पूर्णांक, और इसके बटा में क्या आएगा, बटा में भी एक पूर्णांक है तो पूर्णांक बटा पूर्णांक। फिर ये बन जाएगा अंडर रूट 5 बराबर एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, जो कि क्या हो गया, असत्य हो गया, जो कि असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका तात्पर्य ये होगा बच्चों कि हमने शुरू में क्या किया था, शुरू में हमने 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 को परिमेय मान लिया था, तो इसको परिमेय मानना ही गलत है। तो इसको लिख देंगे 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 को परिमेय मानना गलत है, गलत सिद्ध हुआ या गलत है लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, लास्ट में लिख दो इति सिद्धम। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार की अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखा, और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाले जो सवाल हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे, और ज़्यादा इनमें कैलकुलेशन नहीं है, कुछ लाइनें हैं जिनको आपको याद रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि आप उसको याद नहीं कर पाओगे या कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, आसान आसान सी लाइनें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।